Hello everyone, I am Dr. Anshu. Today in our session we will discuss about the primacy and recency effect in planning our presentation. What is that? We'll know it in detail, and we will even know the strategies and techniques that we can pursue, we can follow once if we wish to give a perfect presentation in front of others. तो हम अपनी प्रेजेंटेशन की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं हमने अपने पिछले सेशन में जाना, और इस सेशन में हम इससे आगे प्लानिंग करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए और प्राइमेसी और रीसेंसी इफेक्ट क्या होता है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को प्लान करने के दौरान। प्राइमेसी मीन्स ओपनिंग, रीसेंसी मीन्स क्लोजिंग। यानी हम अपने ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंसेस को, ओपनिंग और क्लोजिंग जो इंफॉर्मेशन देने वाले हैं उसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, पहले से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो चीजें हम बिगिनिंग में किसी को बताते हैं और हम क्लोजिंग में या कंक्लूडिंग पार्ट में बताते हैं, वो इंफॉर्मेशन हर एक व्यक्ति रिटेन कर पाता है, और बीच की इंफॉर्मेशन को हर व्यक्ति रिटेन नहीं कर पाता, याद नहीं रख पाता। तो उसे याद शुरुआत का और अंत का ही रहता है। तो हमें उन दोनों को अच्छे से प्लान करना चाहिए। हमारी बिगनिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए और हमारा कंक्लूडिंग पार्ट बहुत रिहर्स्ड होना चाहिए, प्रैक्टिस करी हुई होनी चाहिए, जिससे कि हम अपने कंक्लूडिंग पार्ट में बहुत अच्छे से अपने आप को इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाए, और जो बातें हमने पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान डिस्कस की हैं उन सारी बातों को इफेक्टिव तौर से हम कंक्लूड कर पाए और हमारी ऑडियंस उन्हें अच्छे से याद रख पाए। तो इसलिए हमें प्राइमेसी और रीसेंसी इफेक्ट को जानना होगा और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में, इसको हम अपनी आने वाले सेशन में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। So, what is primacy and recency effect and how can we utilize it into our presentation? सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि प्राइमेसी रीसेंसी इफेक्ट होता क्या है। जब हम ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंसेस होते हैं, आप इस ग्राफ से देखेंगे कि एक व्यक्ति या ऑडियंस अपनी इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाता है जब वो ओपनिंग सेंटेंसेस सुनता है, और जब वो क्लोजिंग सेंटेंसेस सुनता है बीच की सारी बातें वो भूल जाता है। उसकी दिमाग की मेमोरी में इतनी बातें फिट नहीं रह सकती है, वो सारी चीजों को याद नहीं कर रख पाता है। वो जब शुरुआत में आपकी प्रेजेंटेशन शुरू होती है और लास्ट में जब आप कंक्लूड करते हैं तब वो बड़े ध्यान से आपकी सारी बातें सुनता है। तो आपको अपनी प्रेजेंटेशन में भी इन सारी बातों को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। सबसे पहले आपको टर्न योर ब्रेन, क्वेश्चन टू योरसेल्फ, आइडेंटिफाई योर एम, ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपको अपनी प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आपके दिमाग में ये फिक्स होना चाहिए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन देने क्यों वाले हैं, क्या वजह है, उससे आपको क्या आउटकम चाहिए, ऑडियंस को आप क्या देना चाहते हैं या आप अपने आप को क्या देना चाहते हैं। यू नीड टू एक्सप्लोर योर टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर ऑडियंस। सो नो योर ऑडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल and the main points you want to include into your presentation so that it can become effective. आप पहले से तैयारी रखेंगे कि आप ये सारी बातें अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करने वाले हैं, और उसके साथ ही साथ आप अपनी ऑडियंस को अच्छे से कन्विंस करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। उसके लिए आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, एग्जाम्पल्स, इंस्टेंसेस या कुछ ऐसे डेटास भी शेयर कर सकते हैं जिससे आप अपने ऑडियंस को कन्विंस कर पाए जो बात आप उनसे कहना चाहते हैं। सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज एक्सपेक्टेड आउटकम्स फ्रॉम योर ऑडियंस। पहले से आप ये निश्चित कर लेंगे कि ये परिणाम आपकी प्रेजेंटेशन के पश्चात आपको चाहिए। अगर आपने आउटकम्स पहले से डिसाइड कर रखे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइडेड हैं, तो आपने प्लानिंग उनके अगर अकॉर्डिंग की है तो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल होने वाली। स्टेप नंबर 4 तक हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस कर लिया था। स्टेप नंबर 5 है प्रिपेयर द इंट्रोडक्शन कंक्लूजन। दैट इज वेरी मच नेसेसरी। आपको अपना इंट्रोडक्शन और
आपको अपना कंक्लूजन पार्ट बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। बिगिनिंग में आप अपनी ऑडियंस का अटेंशन कैसे ले सकते हैं, और समराइजिंग करने के दौरान जब लास्ट में कंक्लूड करते हैं तब आप उनके अटेंशन को कैसे गेन कर सकते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रेजेंटेशन प्लान करनी चाहिए, ताकि आप अपने गोल्स, अपनी वैल्यूज और अपने ऑडियंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पाए। इसके बाद आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज भी बनानी होंगी जिससे कि आप अपने प्रेजेंटेशन में उन सब बातों को इंक्लूड करें जो रेलेवेंट हो। और ये सारी बातें अगर आप इंट्रोडक्शन में इंक्लूड करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। आपको शुरू में ही डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि आज की प्रेजेंटेशन ये होने वाली है और उसमें आप इन महत्वपूर्ण जानकारियों को देने वाले हैं। अगर आपने इन सब बातों को पहले ही डिस्क्लोज कर दिया है और ऑडियंस आपकी इंट्रोडक्शन को अच्छे से सुन रही है, तो उन्हें लगेगा ओके ये सारी पॉइंट्स आज डिस्कस होने वाले हैं, और आपने पहले से ही ये निश्चित कर लिया है कि आपकी ऑडियंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंटेशन बन गई है, तो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंटेशन बहुत रेलेवेंट रहने वाली है। आप उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। कई बार आप कुछ जोक्स और ह्यूमरस स्टोरीज से भी अपनी प्रेजेंटेशन को रिलेट कर सकते हैं। हालांकि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको मोनोटोनस लगेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट का मकसद नहीं है। आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक टॉपिक क्लियर करना मेरा मकसद है। तो आप पाएंगे कि मैं बहुत ज्यादा कोई ऐसा कंटेंट इसमें नहीं डालती हूँ जिससे कि आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस हो। आप सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए आप यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर ना तो जोक्स है ना ह्यूमरस स्टोरीज हैं, only the explanation of that particular topic along with some techniques and strategies. So but जब प्रेजेंटेशन देते हैं तब आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। आप उसके अंदर बहुत हंसी मजाक भी कर सकते हैं, कैसी कहानियां, इंस्टेंसेस, उदाहरण, एक्सपीरियंसेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि लोग आपको बहुत अच्छे से सुने, आपकी बात को बड़े ध्यान से सुने और आप में इंटरेस्ट लें। आप कुछ ऐसे स्टिमुलेटिंग और इंस्पिरेशनल स्टेटमेंट्स भी वहां पर बोल सकते हैं जिससे कि आपकी प्रेजेंटेशन सबको लाइवली लगे। गिव अ यूनिक डेमोन्स्ट्रेशन, कई बार हम कुछ नई चीज को दिखा करके भी अपनी बात को अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये सारी चीजें बताना और मेन पॉइंट्स, मेन आइडियाज और पर्पस ऑफ द टॉपिक, ये सब डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होने वाली है। अब हम स्टेप नंबर 6 में डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिस डिलीवरिंग द प्रेजेंटेशन। अब प्रैक्टिस तो कर ली, ज्यादातर ये देखा जाता है कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस लिख करके, बड़े लंबे लंबे डायलॉग्स लिख करके, बहुत सारा मैटर नेट से लेकर के बहुत अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना लेते हैं। अब बनाने के बाद वो उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं बोलने की जितनी प्रैक्टिस उन्होंने बनाने में की है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट डिलीवरी है। प्रैक्टिस करिए उसकी कि आपको जो जो प्रेजेंटेशंस देनी है, जो जो कोटेशंस बोलने हैं, जो जो सेंटेंसेस आपने लिखे हैं, उन्हें आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, रिहर्स किया है, और आप उनको फर्स्ट टाइम नहीं बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छे से बना ली जाती है और उसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती है, जिसकी वजह से आपकी प्रेजेंटेशन थोड़ी फीकी लगती है और वो इतनी ज्यादा एक्सप्रेसिव और इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं हो पाती है। तो इसके फायदे और नुकसान भी बहुत हैं। आप प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर भी करिए, प्लान भी करिए, बट उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप बहुत सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगी कि आप अपनी मेमोरी पर बेस्ड प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ज्यादातर आपने देखा होगा कि बचपन में आपको जब भी किसी स्पीच के लिए, पोएम के लिए स्टेज पर खड़ा किया जाता था स्कूल में, तो आप याद करके चले जाते थे और एज इट इज बोल करके आ जाते थे। तो वो थी आपकी स्पीकिंग फ्रॉम मेमोरी। वो मेमोरी बेस्ड स्पीकिंग थी, वहां पर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। जो चीज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा के घर से भेजी गई होती थी, आप वैसा का वैसा वहां पर प्रेजेंट करके अगर आ जाते थे तो आप सोचते थे कि मैं सक्सेसफुल रहा। और उसमें कुछ एक्स्ट्रा अगर आपने डाला और या भूल गए या कुछ और बोल दिया तो आपको लगता था मेरी प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी रह गई है। तो ये स्पीकिंग फ्रॉम मेमोरी का एक एडवांटेज भी है, और उसके डिसएडवांटेजेस ये है कि हम मेमोरी में
अगर हम मेमोरी पे बेस्ड रहते हैं तो कई बार हम बहुत सारी चीजें भूल भी जाते हैं और हम अपनी डिलीवरी के दौरान कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करते हैं। स्टेज फोबिया भी हमें हो सकता है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम वहां पर जाकर के सारी चीजें मिस मैनेज कर सकते हैं और हमारी प्रेजेंटेशन जैसी तैयार हुई है वैसी हम न कर पाए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हम नोट्स का भी यूज कर सकते हैं। स्पीकिंग फ्रॉम नोट्स इज अनदर टेक्निक ऑफ गिविंग योर प्रेजेंटेशन। और बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो एंकरिंग करते हैं या किसी प्रोग्राम को हैंडल करते हैं, वो ज्यादातर अपने हाथ में कार्ड्स रखते हैं जिनसे वो सारी की सारी प्रेपरेशन करते हुए अपने डिलीवरी को बड़े कॉन्फिडेंटली देते हैं, क्योंकि उनके पास नोट्स हैं, सब चीज पहले से लिखी है और ना वो टाइम वेस्ट करेंगे किसी का, एंड एवरीथिंग इज मैकेनाइज्ड। नाउ दे आर कॉन्फिडेंट बिकॉज दे हैव नोट्स एंड दे कैन रीड देम आउट, और वो काफी नेचुरल भी लगता है, वहां भूलने संभावना बड़ी कम रहती है क्योंकि आप पहले से प्रैक्टिस करके आए हैं, आपके हाथों में नोट्स है और आप बड़े अच्छे और कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकते हैं। कई बार हम स्पीकिंग फ्रॉम टेक्स्ट का भी यूज कर सकते हैं। हम कुछ ऐसे विजुअल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं जिनके साथ हम अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और उसको पहले से प्लान करते हैं, बट कई डिसएडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से अगर आप टेक्स्ट से पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपने पहले से सब कुछ तैयार कर रखा है, आपकी पहले से रिहर्सल हो चुकी है, कुछ भी नया आप नहीं डाल रहे हैं। और you'll need to make frequent eye contact and speak with expression to maintain the audience interest. आपके अंदर ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहे, इसके लिए आपको आई कॉन्टैक्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ आप ऑडियंस की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको इंफॉर्मेशन डिलीवर करें, ये बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों का ध्यान रख सकते हैं तो आप स्पीकिंग फ्रॉम टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन है तो आप स्पीकिंग फ्रॉम टेक्स्ट को यूज करते हुए कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं क्योंकि वहां पर आपने पहले से प्रिपेयर कर रखा है। बट इसके साथ ही साथ एक कॉम्बिनेशन मेथड भी होता है जिसमें हम इन चारों चीजों का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, हम अपने कंक्लूडिंग पार्ट को भी लर्न कर सकते हैं और बीच बीच में हमें कहाँ कैसे कब क्या बोलना है इन चीजों को हम लिख करके नोट्स बना करके भी साथ में रख सकते हैं, जिससे हम उस वक्त भूलेंगे भी नहीं और उसके साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे कोटेशंस होंगे, अच्छे सेंटेंसेस होंगे जिनको हम लोगों के साथ शेयर कर पाएंगे। यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसे फेमस पर्सनालिटीज होती है उनके कोटेशंस भी इंक्लूड कर सकते हैं। हम रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट भी कर सकते हैं जब हमें किसी कोटेशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो किसी कंपनी से रिलेटेड हो या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जिन्हें हमें शेयर करना हो, तो उस वक्त हम हमेशा टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं क्योंकि वहाँ एक्यूरेसी चाहिए और हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे पाए, इसके लिए वहां पे हमें कोई अपने मन से बोलने की जरूरत नहीं है, हम रिटन टेक्स्ट को कोट करते हुए बोल सकते हैं और जहां कहीं हम भूल जाएं वहां हम अपने मन से भी बोल सकते हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेशन मेथड यूज करते हैं तो डेफिनेटली हम बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और कंक्लूड करते हुए मैं ये कहूंगी कि इट इज एसेंशियल थ्रू फ्रीक्वेंटली अनडेवलप्ड, अगर आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ एसेंशियल चीजों की और वो अपनी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होने वाली है। और आपको समराइज करना, अपनी प्रेजेंटेशन का ओवरव्यू करना, प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स आपको अपने कंक्लूजन में डालने चाहिए। जैसे लास्ट में आप एक रिकैप दे सकते हैं, एक रिव्यू दे सकते हैं कि in this presentation I wanted to explore a statement of conclusion आप हमेशा डाल सकते हैं। recommendations to be drawn from your work, क्या क्या आप अपने दी गई प्रेजेंटेशन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए आप बोल सकते हैं। I hope to have been able to show that the effect of this presentation may be much longer in your life or something like that. An indication of the next stage can also be गिवन कि अब हम अपने आने वाले सेशन में ये चीजों को डिस्कस करने वाले हैं।
हम अगर पहले से कुछ चीजें बता देते हैं और अगर किसी को वो रेलेवेंट लगती है तो वो उन चीजों को सुन सकता है। एन इंस्ट्रक्शन एज टू व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, क्वेश्चन राउंड भी रख सकते हैं, डिस्कशन या ग्रुप वर्क भी हम कर सकते हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी भी एंड में कंडक्ट कर सकते हैं जिससे कि हम फीडबैक या आउटकम्स और या हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हमने निर्धारित किए हैं वो फुलफिल हुए हैं या नहीं, ये जांचने के लिए, एसेस करने के लिए हम लास्ट में कुछ ऐसे सेशंस भी रख सकते हैं। और एट द एंड डोंट फॉरगेट टू से थैंक यू, दैट इज रियली नेसेसरी, that all I have time for you, thank you very much for listening to me cautiously, thank you very much for sparing your valuable time। so इस प्रकार के सेंटेंसेस आप एंड में हमेशा कह सकते हैं, तो लास्ट में थैंक यू